हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो क्वेश्चंस आए हैं जी के जीएस वाला, उसका अपन लोग दूसरा वीडियो कर रहे हैं। अपन लोग पहला वीडियो में अपन लोग मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया है आप लोगों को। 21वें नंबर क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आज का यहाँ पर लिखा है कि MS स्वामीनाथन खालिस्तान से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इनमें से जो आंसर आएगा एक कृषि वैज्ञानिक आएगा। क्या आएगा? एक कृषि वैज्ञानिक आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति के जन्मदाता कहते हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये MS स्वामीनाथन का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था और नॉर्मन बोरलॉग का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो MS स्वामीनाथन जो हैं वो एक एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं जिनको कई ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से एक है विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया है। और 2024 में भारत सरकार की तरफ से इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इनको और पुरस्कार भी दिया गया है, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। लेकिन जैसे आपको पूछा जाता है कि MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है हाल ही में, तो हम कहेंगे 2024 में MS स्वामीनाथन को एक भारत रत्न दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न कब से दिया जाता है, तो हम कहेंगे 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। यदि आपको पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, तो हम कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया। इनके ही जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक आगे आया है ऑप्शंस, एक पर्यावरणीय विज्ञानी, एक पक्षी विज्ञानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन लोग और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत आई है। जैसे अपन लोग एक पर्यावरण विज्ञानी कहते हैं, तो अपन लोग इसको समाज सेवा के जो अध्ययन करता है उनको यहाँ पर देखते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक मतलब समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को भी जान लेते हैं अपन लोग। इसमें अपन लोग बाबा आमटे को भी सुने होंगे नाम अपन लोग, बाबा आमटे, जिसको आप लोग गटर के संत कहते हैं। एक सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से संबंधित है उत्तराखंड से। और जो बाबा आमटे हैं ये गटर के संत कहते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एक मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये इनको भी एक पर्यावरण एक सामाजिक विज्ञानी बोल सकते हैं अपन लोग। ये जो हैं ये भी महाराष्ट्र से आते हैं। इसके बाद एक पक्षी विज्ञानी, हम भारत में डॉक्टर सलीम अली को पक्षी विज्ञान के जन्मदाता कहते हैं। किनको कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को। यदि आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो हम लोग आंसर देते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यदि आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हम आंसर देते हैं गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो हम लोग देते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। यहाँ पर ये बोला गया कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण में से संबंधित है। तो जैसे अपन लोग यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो हमारे संविधान में, यानी अभी मैं संविधान में यहाँ पर अपन लोग संविधान की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के संविधान देखते हैं। एक तो हम मूल संविधान की बात करेंगे, एक वर्तमान संविधान की चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मूल संविधान, यानी मैं 1950 के आसपास की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं तो 22 भाग थे 1950 के आसपास, और साथ में 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ये मूल संविधान की चर्चा है। और वर्तमान संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची, 470 प्लस, ये क्या है हमारे पास में 470 प्लस क्या है अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में। तो अपन लोग वहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, ये जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है, तो अपन लोग भाग 3 को समझते हैं। अपन लोग ये भाग जो 3 है, ये भाग 3 में अपन लोग यहाँ पर मौलिक
अधिकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 12 से लगा के 35 तक पढ़ते हैं। कितना तक पढ़ते हैं? 12 से लगाकर 35 तक पढ़ते हैं। और मौलिक अधिकार जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 29 में यह बात कही गई है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा बोला गया है। ठीक है। अब आर्टिकल 24 में क्या है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने आदि में या उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं होती। आर्टिकल कितना, ये आर्टिकल कौन बता रहा है? तो हमें कहेंगे आर्टिकल 24 बता रहा है। अब आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है? कि आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 20 में ये 2 सिद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? 2 सिद्धि से संबंधित है। नाम द्रोलिंग मठ भारत किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। अब समझते हैं 1959 में इसके आसपास चीन ने लगभग तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। तो तिब्बत के जो लोग हैं वो चीन के विरोध में थे। तो चीन के जो विरोध में थे वो तिब्बत से भागकर हमारे जो भारत है, हमारे कौन सा देश है? भारत देश है। उस भारत देश में आकर हिमाचल प्रदेश में बसे। कहाँ पर बसे? हिमाचल प्रदेश में बसे। और हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग हमारे कर्नाटक में आए और 1963 के आसपास यहीं पर एक मठ का निर्माण किया। तिब्बती धर्मगुरुओं का सबसे बौद्ध मठ जहाँ स्कूली शिक्षा के लिए जाना जाता है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन क्लासेस में भारत के पड़ोसी देश की जो बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, वहाँ पर ऑफलाइन की क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसी वजह से चीन ने हमारे पास में, इसी वजह से जो ये दलाई लामा या 2 से 2.5 लाख लोग तिब्बत से हमारे भारत में आए थे। एक कारण तो ये था और अन्य कारण थे। इन्हीं कारण के द्वारा भारत में 1962 के आसपास ये विद्रोह कर देता है। तो अपन लोग पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था। और जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है, भारत का अक्साई जो चीन वाला एरिया है वो अभी चीन के पास में है। कहाँ पर है? चीन के पास में है। तो इसका जो आंसर आएगा कर्नाटक आएगा। क्या आएगा? कर्नाटक। यदि आपसे पूछा जाता है कर्नाटक का पुराना नाम बताइए तो हम लोग देंगे फिर मैसूर। क्या देंगे? मैसूर। और कर्नाटक की राजधानी पूछे तो हम लोग आंसर देंगे बेंगलोर। क्या देंगे? बेंगलोर देंगे। और इसी बेंगलोर को अपन लोग क्या सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है, तो हम फिर कहेंगे, आंसर देंगे भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो है कर्नाटक में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर आने वाला है ये गोवा आएगा। क्या आएगा? गोवा आएगा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1997 में हुआ था। यानी नौसेना विमान संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1997 में गोवा में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया था। अब अपन लोग गोवा की राजधानी पूछे अपन लोगों को, यदि क्वेश्चन आता है गोवा की राजधानी क्या है तो हम लोग आंसर देंगे पणजी। यदि आपसे पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के किनारे है तो हम कहेंगे मांडवी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। अब आपसे पूछे गुजरात की राजधानी तो हम कहेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गांधीनगर किस नदी के किनारे है तो हम कहेंगे साबरमती नदी के किनारे। कहाँ? किस नदी के किनारे? साबरमती के किनारे।
अब साबरमती किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। यदि आपसे पूछे कि साबरमती नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो हम लोग देंगे आंसर राजस्थान से निकलती है। कहाँ से देंगे अपन लोग आंसर राजस्थान से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से साबरमती नदी निकलती है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछिए आपसे, आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो हम लोग देंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 राजधानियाँ हैं वर्तमान समय में, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था। यदि ऐसा पूछा जाता है तो हम ये भी बता देंगे कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा पे गठित होने वाले पहला राज्य है। यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आंध्र प्रदेश में वो तेलुगु करते हैं। क्या करते हैं? तेलुगु करते हैं यहाँ पर। और यही जो एरिया है, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, इसी को हम अंडों की टोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा तंबाकू भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। अब उड़ीसा के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो हम कहेंगे उड़ीसा की राजधानी जो है ये भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। पहले जो राजधानी हुआ करता था वो कटक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कटक। यही जो कटक है जहाँ प्रधान अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। भारत का यदि आपसे पूछे कि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कटक उड़ीसा में है। और विश्व का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हम लोग फिर आंसर देंगे कि मनीला में है। और मनीला जो है फिलीपींस देश में है। कहाँ पर है? फिलीपींस देश में है। और ये जो मनीला है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी जिला में है। कहाँ पर है? बड़वानी जिला में है। यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे बालाघाट में होता है। कहाँ पर? बालाघाट। बालाघाट में चिन्नौर जो चावल है उसको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा धान जो है पश्चिम बंगाल में होता है। अब आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर होता है, चावल कहाँ पर होता है, तो फिर हम लोग आंसर देंगे कि चीन पे सबसे ज़्यादा चावल होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? अपन लोग समझते हैं विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची, इसको जानते हैं अपन लोग विश्व विरासत सूची। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को